प्रश्न 1। विधि एवं नैतिकता एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। विधि और नैतिकता के अंतर संबंध को इंगित करने के आशय से उक्त कथन की व्याख्या करें। और विधि एवं नैतिकता परस्पर अपृथक्करणीय हैं। टिप्पणी करें। उत्तर। विधि एवं नैतिकता में परस्पर संबंध। प्रारंभिक समाज में विधि और नैतिकता में भेद स्पष्ट नहीं था। उदाहरण के लिए प्राचीन भारत में धर्म के अंतर्गत नैतिकता और विधि दोनों का ही पर्याप्त अंशों में समावेश था। इसी प्रकार प्राचीन समुदायों में प्रथा और परंपराओं के द्वारा मानव आचरण नियंत्रित होते थे, परंतु राज्य की उत्पत्ति के पश्चात विधि और नैतिकता में भेद निरंतर बढ़ता गया और वर्तमान में ये दोनों एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न माने जाते हैं। विधि और नैतिकता के अंतर को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत समझा जा सकता है। विषय वस्तु और विस्तार संबंधी अंतर। विधि का संबंध मानव के बाह्य व्यवहारों में से ही है, आंतरिक विचारों से नहीं। उदाहरणार्थ, विधि का ये सामान्य नियम है कि मनुष्य को उसके अपराधों या अपकृत्यों के लिए दंडित किया जाता है, न कि उसके आंतरिक विचारों के लिए। इसका कारण ये है कि मानव के आंतरिक विचारों को जानना संभव नहीं है। परंतु दूसरी ओर नैतिकता का मनुष्य की अंतरात्मा से संबंध है, अतः कानून नैतिकता पर निर्धारित नहीं है। नैतिकता का संबंध व्यक्तियों की उचित और अनुचित भावना से है। दूसरे, विधि वस्तुनिष्ठ तथा निश्चयात्मक होती है। विल्सन के अनुसार विधि प्रचलित विचारों और आदतों का ऐसा संकलन है जिसे विशिष्ट और औपचारिक मान्यता प्राप्त हो चुकी है और जो सरकार द्वारा लागू की जाती है। इसके विपरीत नैतिकता आत्मनिष्ठ होती है, इसलिए बहुत कुछ अनिश्चित होती है। तीसरे, विधि समयोचित होती है। ऐसे अनेक कृत्य हैं जो अनैतिक न होते हुए भी अपराध घोषित किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए बिना लाइसेंस के स्कूटर या कार चलाना कानूनन अपराध है, यद्यपि इसमें अनैतिकता जैसी कोई बात नहीं है। गिलक्राइस्ट के अनुसार विधि के अंतर्गत कुछ अपराध ऐसे हैं जो पाप या अनैतिकता की श्रेणी में नहीं आते। इन्हें अपराध इसलिए माना जाता है क्योंकि ये विधि द्वारा निषिद्ध हैं, इसलिए नहीं कि वे अनैतिक हैं। दूसरी ओर विधिक अधिकार में नैतिकता या औचित्य का होना आवश्यक नहीं। उदाहरणार्थ, किसी भी ऋणदाता को अवधि बाधित ऋण की वसूली करने का विधिक अधिकार नहीं है, किंतु नैतिकता ये कहती है कि उधार लिया गया कर्ज ऋणदाता को वापस चुकाया जाना चाहिए, और यदि ऐसा ऋण चुकाया जाता है तो वह संव्यवहार अविधिमान्य नहीं होगा। शास्ति संबंधी अंतर। विधि का अनुपालन दंड के भय से किया जाता है, अर्थात विधि के पीछे बाह्य शास्ति होती है, परंतु नैतिकता के पीछे ऐसी कोई शास्ति नहीं होती। अतः किसी संविदा को भंग करने वाले व्यक्ति को राज्य द्वारा दंडित किया जा सकता है, परंतु यदि कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो केवल इसके लिए राज्य उसे दंडित नहीं कर सकता है। नीति और विधि में भेद स्पष्ट करते हुए पैटन कहते हैं कि नीतिशास्त्र का संबंध उन सिद्धांतों से है जो मनुष्य को अपने कार्य उचित और अनुचित के आधार पर करने के लिए प्रेरित करते हैं, जबकि विधि मनुष्य के सामाजिक संबंधों और उनसे उत्पन्न होने वाले सामाजिक परिणामों से निकट संबंध रखती है। दूसरे शब्दों में, नैतिकता मानवीय क्रियाकलापों के उद्देश्य को महत्व देती है, किंतु विधि केवल मानवीय क्रियाकलापों के नियंत्रण पर ही अधिक जोर देती है। नैतिक नियमों में बंधनकारी शक्ति नहीं होती, किंतु विधि के नियमों में बंधनकारी शक्ति होती है और वे अनिवार्य रूप से लागू किए जा सकते हैं। उल्लेखनीय है कि प्राचीन भारतीय विधि दर्शन में ये बात स्पष्ट कर दी गई थी कि नैतिकता और त्याग के सिवा विधि का अस्तित्व संभव नहीं है, क्योंकि मानव आचरण में इन दोनों तत्वों को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। उल्लेखनीय है कि एसपी गुप्ता तथा अन्य बनाम भारत संघ
AIR 1982 सू को 149 के वाद में उच्चतम न्यायालय ने भी न्यायिक निर्णयों द्वारा पुरातन भारत के इन आदर्शात्मक उद्देश्यों को साध्य करने की आवश्यकता प्रतिपादित की है तथा इन्हें वर्तमान समय में भी प्रासंगिक निरूपित किया है। इस निर्णय में भर्तृहरि के नीति शतक में उल्लिखित आदर्शों को उद्धृत करते हुए न्यायालय ने अभिकथन किया, नीतिशास्त्र और सदाचार में निपुण व्यक्ति का आदर या अनादर, धन प्राप्ति या धन लोप, तत्काल मृत्यु या युगोपरांत मृत्यु, इन सब बातों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और किसी भी दशा में वह अपने सदाचरण के मार्ग से विचलित नहीं होता है। उपर्युक्त विनिश्चय से यह स्पष्ट है कि भारतीय विधि में नैतिकता और सदाचार को आज भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। ये बात अलग है कि वर्तमान भौतिकवादी व्यवस्था में इन मूल्यों को कड़ाई से लागू करने में व्यवहारिक कठिनाइयां हैं। नैतिकता और विधि के अंतर के संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि समाज के विकास के प्रारंभिक चरण में इन दोनों में कोई विभेद नहीं था, क्योंकि दोनों का उद्गम स्रोत पालौकिक शक्ति से था तथा दोनों के पीछे किसी अज्ञात दैवी शक्ति की शास्ति का भय था। तथापि जब राज्य अस्तित्व में आया तो मानव जीवन के उन व्यवहारों को जो समाज की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण थे, विधि के रूप में नियमबद्ध कर लिया गया तथा उनका अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु दंड की व्यवस्था की गई। यहीं से विधि तथा नैतिकता में विभेद प्रारंभ हुआ। राज्य द्वारा निर्मित नियमों को विधि कहा गया है, जो व्यक्ति की भलाई के उद्देश्य से बनाए गए थे। इसीलिए ये कहा गया है कि विधि तथा नैतिकता का उद्गम स्रोत एक ही है, लेकिन उनके विकास में भिन्नता है। यही कारण है कि अधिकांश विधियों में नैतिकता या नीति आचार का थोड़ा बहुत अंश विद्यमान अवश्य रहता है तथा जो कृत्य विधि विरुद्ध होते हैं वे अधिकतर अनैतिक भी माने जाते हैं। उदाहरणार्थ हत्या, चोरी, लूटपाट, बलात्संग, अपहरण आदि सभी विधि के विरुद्ध अपराध होने के साथ साथ अनैतिक कृत्य भी हैं। विधि और नैतिकता के परस्पर संबंध को अधिक स्पष्ट करने की दृष्टि से क्वीन बनाम डडले एंड स्टीफेंस 14 QBD 273 के इंग्लिश वाद का उल्लेख करना समीचीन होगा। इस मामले में 3 सामुद्रिक नाविक पाकर नामक एक बालक के साथ समुद्र मार्ग से जा रहे थे और वे समुद्री तूफान में फंस गए। अतः उन्हें स्वयं को खुली नाव में यात्रा जारी रखना आवश्यक हो गया। उस नाव में उनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए उन्होंने स्वयं को भूख से मरने से बचाने के लिए पाकर की हत्या करके उसके मांस का भोजन के रूप में प्रयोग किया। उन्हें संकट में देखकर एक अन्य समुद्री जहाज ने अपने जहाज पर ले लिया। बाद में उक्त नाविकों के विरुद्ध बालक की हत्या का मुकदमा चलाया गया। मुख्य न्यायाधिपति कोलरिज ने निर्णय दिया कि इसमें संदेह नहीं कि अपने जीवन की रक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, परंतु किसी अन्य व्यक्ति के जीवन की रक्षा के लिए स्वयं का जीवन समर्पित करना और भी बड़ा कर्तव्य है। युद्ध इसका सर्वोत्तम उदाहरण है, जहां सैनिकों का कर्तव्य देश के लिए मरना होता है, न कि स्वयं के जीवन की परवाह करना। अतः किसी भी व्यक्ति को अपना स्वयं का जीवन बचाने के लिए किसी अन्य के जीवन को समाप्त करने की अनुमति किसी भी दशा में नहीं दी जा सकती।